क्वेश्चन नंबर 19 तक ध्यान देना होता है। 19 में बोला गया है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन या लड़का दोनों कहाँ पर खड़े होंगे? देखो आधार पर खड़े होंगे। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है इस प्रकार, और भवन कितना ऊंचाई का है? 30 मीटर ऊंचाई का क्या है? भवन है। 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है। दोनों कहाँ खड़े होंगे? आधार पर खड़े होंगे। ये आधार है। फिर बोला गया है, देखो ध्यान से बात नहीं, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का होने को 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब सुनो, जब भवन की ओर जाता है, भवन तो इधर है ना, यही तो भवन है। अब ये लड़का जब भवन की ओर जाएगा ऐसे से, मान लो भवन की ओर ये पहले ऐसे इतना पहुंचा, तब उन्नयन कोण कितना हुआ? जब उन्नयन यहाँ इतना पहुंचा तो उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ये वाला ये 60 डिग्री हो गया। हाँ, पहले कितना था? 30 डिग्री। अब जब थोड़ी दूर पहुंच गया तो कितना हो गया उन्नयन कोण? इसके समांतर पहला लाइन खींचनी पड़ेगी इस प्रकार। तो ये हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। और तुम तो जानते हो कि 90 के जितना करीब जाते हैं, यानी ये जो परपेंडिकुलर है, लंब है, इसके जितना करीब जाते हैं एंगल बढ़ता जाता है। ठीक, पीछे आते हैं तो एंगल घटता है। तो इधर कम होगा, उधर बढ़ता होगा। अब इसके समांतर एक लाइन खींच ली है। ठीक, फिर क्या बोला है? बोला ये गया है कि 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि उस भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। अब लड़का यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ तो ये भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया? अभी यहीं तक पहुंचा था तो मान लो 100 मीटर दूरी चल गया। कितनी चल गया? ये यहाँ तक 100 मीटर दूरी चल के गया। ये दूरी मालूम नहीं तो ये मान लेंगे अपने आप से। और पहले नाम दे दें ABC, B और इसको नाम दे दिया E और इसको नाम दे दिया हमने F। अच्छा, ये BF दूरी मानोगे? मान लें, मान लें ये दूरी 22 मीटर है। कितनी है? लेकिन तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें ये निकालना EF। ठीक, या की वैल्यू निकालें कि कितनी दूरी वो चल के गया। मानो वाला लड़का भवन की ओर 100 मीटर दूरी चल के गया। कितनी? मानो लड़का भवन की ओर भवन की ओर 100 मीटर दूरी चल के गया। दूरी चलकर गया। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लोगे? पहले कौन सा ट्रायंगल बच्चों लोगे? और पहले तक ये पूरी दूरी कितनी है? 30। पूरी दूरी कितनी है? 30। अगर ये 1.5 है तो ये एक आयत बनता नजर आ रहा है। क्या आयत की समभुजा कैसी होती है? बराबर। अगर ये 1.5 है तो ये भी दूरी कितनी होगी? 1.5। 30 में से 1.5 हटा दो। हाँ, ये डिस्टेंस जो आ गई 28.5 आ गई। इतनी डिस्टेंस। अब लगा दो कौन से ट्रायंगल में? ABF में। ABF x निकालना। कितनी बार बोला? 100 मीटर दूरी चल के गया तो x निकालना। तो ABF में देखो लंब मालूम, आधार मालूम। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। और थीटा कितना है? 60। तो यहाँ हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? और लंब कितना है आपका? लंब है 28.5 और आधार कितना है? आधार है 22। तो बाई का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? बाई रूट और इक्वल टू हो गया 28.5। अब जब बाई की वैल्यू निकाले तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5 और डिवाइडेड बाई रूट 3। और रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और 13 तो 15 कटेगा ना, तो रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रूट 3 का किससे कैंसिल होगा? ये 3 से। अभी देखना, तभी हमने मल्टीप्लाई किया। इसको कहते हैं परिमेयकरण करना। y इक्वल टू आ जाएगा 28.5 और साथ में है रूट 3 और रोल पर कितना आ जाएगा? 3। तो 3 नेम और एक बच गया 15। ये आ गया 9.5। y की वैल्यू आ गई 9.5 रूट 3 साथ में। लेकिन तुमको तो एक की वैल्यू चाहिए, तो अब कौन सा त्रिभुज ले लें? ABE। ये आधार से ही लिया करो, ठीक है बेटा? ये ना ले लेना, ये त्रिभुज नहीं, यहाँ से ABE। अब त्रिभुज ABE में देखो ध्यान से, क्या मालूम? लंब मालूम और आधार मालूम। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। और थीटा कितना मालूम है? यहाँ पर जाएगा tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है बच्चों? 28.5। और आधार कितना है? x प्लस y। tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू 28.5। अब x की वैल्यू तो निकालनी है और y की वैल्यू निकाल चुके हैं 9.5 √3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें। देखो √3 का 28.5 में करो तो कितना आ जाएगा 28.5 √3 28. और 1 का इधर कर दो तो इतना ही हो जाएगा कितना x प्लस 9.5 √3 9.5 √3 प्लस में है तो इधर कितना आ जाएगा माइनस। हाँ तो देखो 28.5 √3 और माइनस का क्या आ जाएगा 9.5 उधर क्या रहेगा बताओ x। अब बता दीजिए देखो 5 में से 5 गया 0 और 28 में 9 गया 19 कितना आ जाएगा 19 √3 19 5 क्या 0 नहीं बचेगा 19 √3 मीटर कितनी आ जाएगी डिस्टेंस 19 √3 इतनी दूरी वो चल के गया था। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बातें बंद हो जाए 20 की तरफ ध्यान दो। 20 में बोला ये गया है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या 7/4 है। मीनार कहाँ खड़ी होगी आधार पर। सुनो ये मीनार है वो ये आधार है और ये खड़ी है मीनार। तो इस मीनार की स्पज्या कहें तो टेंजेंट। तो देखो इधर ये थीटा अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी tan थीटा। एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी tan थीटा। तो tan थीटा आपको दिया है कितना 7.4 नहीं 7/4 दिया है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पज्या 7/3 हो जाती है। सुनो मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर ये मीनार है इसकी ओर 25 मीटर यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँच पाए अभी। अगर ये थीटा माना इसे अल्फा मान लो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसे क्या मान लिया हम लोग अल्फा। तो अगला वाला एंगल कौन सा हो जाएगा बीटा। फिर अल्फा मान लिया तो अगला एंगल कौन सा हो जाएगा बीटा। ठीक है हाँ तो 25 मीटर चले तो ऊपर कितना होगा बीटा और उसकी स्पज्या कितनी हो जाएगी बीटा की बताओ tan बीटा। इसकी स्पज्या हो गई tan अल्फा तो अगले वाले की स्पज्या क्या हो जाएगी tan बीटा। वो कितनी दी है 7/3 ऊंचाई गया मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC और यहाँ मान लिया तो आप लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है माना तो कौन से त्रिभुज लोग बताओ त्रिभुज ABC तब त्रिभुज ABC में क्या लेना चाहिए देखो लंब मालूम आधार मालूम। आधार ये मालूम नहीं तो उसको हम x मीटर मान लेंगे। तो लंब के आधार क्या होता है tan थीटा। tan थीटा क्या है इसमें बीटा। sin बीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब h है और आधार कितना है x। सीधा समझ लो tan बीटा कितना दिया है 7/3 और उधर है h/x। x का 7 मल्टीप्लाई करो 7x तो 3 का h में कर दो 3h तो x की वैल्यू निकाल दो x इक्वल टू आ जाएगा 3h/7। इसको डाल दिया इक्वेशन। अब कौन सा ट्रायंगल लोगे ABD। अब ट्रायंगल ABD में क्या लेना चाहोगे tan मामला क्या होता है लंब बटे तो लंब कितना है आधार कितना हो जाएगा x प्लस 25। देखो x की वैल्यू कितनी है 3h/7 3h/x कितना रख देंगे और tan अल्फा कितना है 7/4 इज इक्वल टू h की वैल्यू निकालनी है हमको और x की वैल्यू कितनी दी है 3h/7 यार रख देंगे हम लोग 3h/7 प्लस का 25 प्लस का 20 ये दिया का 3h/7 अब समझना थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस प्रकार। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझना है यहाँ पर 7 का जब इधर गुणा होगा तो 7 गुणा में आएगा गुणा में भाग वाले 7 को काट देगा। समझ पाए 7 का जब इधर गुणा होगा पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा तो 7 जब इसमें आएगा तो कैसे आएगा ऐसे आएगा जब 3h/7 और इंटू 7 ऐसे तो आएगा और 7 कैंसिल हो जाएगा तो इधर केवल 3h बचेगा और फिर 7 जाएगा 25 के पास इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है 25 7 कितना होता है 175। हाँ तो देखो इधर कितना बचा 3h इधर कितना रहेगा 3h
और उधर कितना हो गया 175 और 4 का एच में कर दो 4 का एच में कर दो 4H ये प्लस 3H है उधर कितने जाएगा माइनस तो 175 इज इक्वल टू 4H और माइनस का 3H 4H में से 3H को हटा दो H तो H इक्वल टू H का H इक्वल टू कितना आ गया 175 175 मीटर H इक्वल टू आ गया 175 मीटर तो यही क्या हो गया मीनार की क्या समझ में आया क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर बातें मत कर लो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के वाले 2 खंभे लगे हुए हैं इन दोनों खंभों के बीच जब 2 खंभे लगे हुए हैं खंभे कहाँ लगे होंगे किसी आधार से लगे होंगे देखो ये आधार है ये 2 खंभे लगे हैं समान ऊंचाई के समान लंबाई है तो H मीटर है बोला गया है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है खंभों के बीच किसी सड़क के एक बिंदु से इनके शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने हैं एक है 60 मीटर और एक कितना है 30 मीटर एक है 30 मीटर और ये बोला गया है 80 मीटर चौड़ी सड़क है सड़क कितनी चौड़ी है हाँ पूरी सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है बोला गया है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो सुनो ये खंभों की ऊंचाई मतलब ऐसे निकालना हो खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी अगर पूरी लेंथ जो है 80 मीटर है तो बताइए जिसकी वो बताते हैं साइडों की लंबाई ज्यादा होती है छाया की लंबाई ज्यादा होती है उसमें एंगल कैसा कम बनता है बोला था और जिसकी छाया की लंबाई कम होती है उसमें एंगल ज्यादा बनता है तो उसमें x कहाँ पर मानोगे यहाँ x मान लें तो यहाँ कितना हो जाएगा तो 80 माइनस x अगर ना भी मानोगे तब भी काम चल जाएगा ऐसे भी कर लोगे देखो इधर यहाँ पर A यहाँ पर B यहाँ पर C यहाँ पर D और यहाँ पर क्या मान लिया E और अगर मानना चाहो तो मान सकते हो रहने दें तो इतना मान के चलना कि आधार BC है आधार CD है ठीक है आधार BC है आधार माना मीनार की ऊंचाई कितनी है माना खंभों की ऊंचाई कितनी है H क्योंकि ऊंचाइयां समान हैं तो दोनों की ऊंचाइयां H मीटर होंगी कितनी होगी माना खंभों की ऊंचाइयां कितनी है H मीटर अब हम त्रिभुज ले लें त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC हमेशा लंब आधार मालूम है देखो लंब आधार पहले भी इसमें हर किसी में ज्यादातर tan थीटा का ही फॉर्मूला लग रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा tan थीटा थीटा का हम क्या करेंगे tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार लंब कितना है AB और आधार कितना है BC तो tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3 और AB कितना दिया है H और BC दिया नहीं तो BC निकाल लिया जाएगा BC का √3 मल्टीप्लाई करो BC √3 उधर कितना रह गया H तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी BC इक्वल टू आ जाएगा H/√3 इसको डाल दिया इक्वेशन अब हम त्रिभुज ले लें CDE अब त्रिभुज CD में कौन सा एंगल है बताओ tan फार्मूला वही लगेगा देखो लंब बटे आधार CD और लंब कितना है H आधार CD और लंब कितना है H/CD tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू H/√3 मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई CD बन जा CD इक्वल टू कितना आ गया H/√3 अब अगर तुम्हें चौड़ाई पूरी 80 मीटर चाहिए तो BC और CD को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा इसको इक्वेशन सेकंड डाल देंगे और लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखो BC प्लस CD लेफ्ट से जुड़ेगा राइट तो क्या हो जाएगा BC प्लस CD इक्वल टू इधर H/√3 और प्लस H√3
क्या हो जाएगा एच बाई रूट 3 प्लस का एच रूट 3। तो बीसी सीडी मिला के कितना दिया 80, बीसी और सीडी मिला के कितना दिया 80। उधर कॉमन क्या मिला दोनों में एच मिला कॉमन एच, तो इधर क्या एच बन जा एच, तो 1/√3 रह गया भाई, एच बन जा एच कितना रह गया 1/√3, इधर भी एच हट गया तो कितना रह गया 1/√3। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 80 इज इक्वल टू एच √3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 और 3 में बन जोड़ा 4/√3 ये आ जाएगा 4/√3। अब क्या करोगे √3 तुम्हारा डिवाइड में है, इधर किसमें आएगा मल्टीप्लाई में, कहें तो भाग में है तो इधर किसमें आ जाएगा गुणा में, और जो 4 गुणा में है तो किसमें आएगा भाग में। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये भाग में है तो 80 के साथ गुणा में आएगा, अर्थात 80√3, और जो गुणा में है 4 वो किसमें आएगा भाग में आएगा, 4 दूनी यानी 20√3। अच्छा √3 की वैल्यू रख दे 20 मल्टीप्लाई बाय 1.732, तो यह इक्वल टू आ जाएगा 73 ठीक है। पूरी कंप्लीट उसमें बताई गई थी नहीं बताई गई, तो 2 3 जा 6 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 जा 2 और 1 3 ठीक है। तो एक जीरो भी है पीछे से तो अंक बाद 3460 मीटर आ गई इसकी ऊंचाई। अब ये दूरियां निकालनी पीछे से, तो पहले इतना नोट करो फिर एच की वैल्यू रख करके उनका देखिए बात है ना, एच की वैल्यू कितनी है 20√3। अब एच के स्थान पर यहाँ पर 20√3 रख देंगे, देखो एच का मान समीकरण 1 में रखने पर या लिखते डायरेक्ट लिखते समीकरण 1 से, समीकरण 1 इधर देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है BC इक्वल टू h/√3, BC इक्वल टू BC इक्वल टू h की वैल्यू कितनी आई है 20√3, ये वाली रखना वैल्यू ताकि √3 कैंसिल हो सके। 20√3 और वाला पानी कितना है √3 से √3 तो BC की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। अब अगर CD निकालें समीकरण 2 से ले लेंगे, समीकरण तो CD निकल आएगा, CD इक्वल टू है कितना h√3, अब h की वैल्यू कितनी आई 20√3, तो ये 20 और साथ में √3 और एक √3 पहले से है, तो √3 का गुणा कितना होगा 3 और 3 और 20 का मल्टीप्लाई करो 60, ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा 60। अब टोटल लेंथ को जोड़ो क्या 80 होती है 60 और 20 80। क्या समझ में आया क्वेश्चन, इस प्रकार ये लग गया। देख लीजिए किताब की तरफ ध्यान दो बच्चों, देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो समुद्री जहाजों के अवरोध कोण 30 आते हैं। समुद्र तल नीचे होगा देखो इस प्रकार, और इससे कितनी ऊंची 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस इस प्रकार, किनारे तो खड़ी हो गई उसका समुद्र भीतर खड़ी हो जाएगी। तो ये समुद्र के किनारे जो एक लाइट हाउस खड़ी है जो कि 75 मीटर ऊंची है, उससे देखने पर समुद्री जहाजों के अवरोध कोण 30 और 45 पाएगा। 30 वाला छोटा इधर आएगा, दूरी अधिक दूरी पर जाएगा, 60 वाला उसके मीनार की तरफ जाएगा, ऐसा लाइट हाउस की तरफ जाएगा। तो पहले कितना है 30 और फिर कितना है 45। ऐसे बातें बहुत होती हैं। पहले एंगल कितना है 30, ये वाला 30 डिग्री और फिर कितना है 45 डिग्री, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा 45 डिग्री क्योंकि ये 90 की तरफ है। फिर बोला क्या कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी है। लाइट हाउस के एक और एक जहाज, मतलब एक जहाज यहाँ पर है ठीक और एक जहाज यहाँ पर है, ये जहाज के ठीक ये पीछे है, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, माना इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी है 100 मीटर, कितनी है। अब इनको नाम दे दीजिए, इसका नाम दिया A, ये है B, ये है C और ये है D। लिख देंगे जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, ये अपना अपनी तरफ मान लो आएगा, माना जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। कौन से त्रिभुज लोगे बताओ। ABC कौन से त्रिभुज ABC देखो ABC में क्या लेना चाहिए, लंब मालूम आधार मालूम, बेटे आधार क्या होता है 10 थीटा थीटा का हम क्या करते हैं 45।
फार्मूला बच्चा होता है लंब बटे आधार। tan 45 वैल्यू कितनी होती है 22। अब लंब बता दो कितना है 75, आधार कितना है 22, तो ये हो जाएगा 75 बाई 22 बन जा 22 को तो कितना आ गया 75 मीटर। 22 की तो वैल्यू आ गई। अब हमें तो मेन चाहिए x की वैल्यू, तो a b आपकी मुझे a b d में तो वो ABD में लगाएंगे तो देखो इसमें भी लंब है और ये पूरा आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, और थीटा क्या है 30, तो क्या हो जाएगा tan 30। फार्मूला भाई लंब बटे आधार, लंब कितना है 75 और आधार कितना है y प्लस x या x प्लस y। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 75, नीचे देख लो x प्लस y है तो कितना हो जाएगा x प्लस 75 क्लास मल्टीप्लाई, तो 1 का इसमें करेंगे तो इतना ही रह जाएगा ना, कितना हो जाएगा x प्लस 70 और 75 का रूट 3 कर दो 75 रूट 3। हाँ 75 रूट 3। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 75 रूट 3, ये प्लस में है 75 इधर किसमें जाएगा माइनस में। बच्चों देखो x इक्वल टू 75 ले लो कॉमन, तो दोनों में कॉमन है तो इधर कितना रह गया रूट 3 माइनस का 1 इधर, तो x इक्वल टू आ जाएगा 75 और रूट 3 वैल्यू कितनी होती है 1.732 माइनस 1, तो आ जाएगा 75 1 में से बन गया 0.732 अब मल्टीप्लाई करना है तो 75 हाँ 54.75 मीटर, ये दो जहाजों के बीच की दूरी है। क्या क्वेश्चन आपके समझ में आया है? देखना चाहे क्वेश्चन नंबर है बच्चों 23 में क्या बोला गया देखिए, एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के कोण 45 और 60 प्राप्त किए गए। देखो ये है सड़क और इस सड़क के किसी बिंदु पर उड़ रहा होगा, ऊपर से नीचे से ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है और इस गुब्बारे का उन्नयन कोण पाया गया किसी क्षण, कितना पाया गया है 45-60। किसी क्षण पर दो गुब्बारे का सड़क का गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के अवनमन कोण, गुब्बारे से किसी क्षण पर दो ऊपर गुब्बारे से कारों के ऊपर से नीचे की अवनमन कोण बनेंगे ना, वो कितने पाएंगे 45 और 60। तो पहला 45 वाला इधर ज्यादा लेंथ ले लेगा और वो वाला उधर जाएगा। ये 45 इंच का बन गया, अब कितना बन जाएगा 60 का। ये 60 वाला थोड़ा बड़ा कर दिया करो ताकि दिखे, ये 60 वाला हो गया। अब नोट कोड बनाने के लिए क्या करते हैं देखना थोड़ा इस ये लाइन और ये लाइन कैसी पैरेलल, तो एकांतर रेखा कोण कैसे होता है बराबर, तो अनुकोण कोण बनाना है 60 का, तो 60 का अनुकोण कोण ऐसे बन जाएगा यहाँ पर, सही है। अगर 45 का बनाना है तो कैसे बनेगा ऐसा 45 इसको लाइन का नाम देना चाहो x दे दिया करो, यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है b और यहाँ पर क्या मान ले c, यहाँ पर हमने मान ली d। पूछा क्या गया देखो, पूछा ये गया है यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर हो। अच्छा कार कहाँ पर किसी तरह दो कारों के बीच, ये कार थी यहाँ पर, इसका यहाँ पर आया इसका यहाँ पर आया अनुकूल है, तो यही दुकानें हैं दो बिंदुओं पर, इनके कारों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर। कारों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो पूछा ये गया है कि गुब्बारे की ऊंचाई करनी है, माना गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, ये नहीं दिया तो इसको 22 मीटर मान लो या 1 मीटर मान लो, x मान लो, माना गुब्बारे की ऊंचाई माना गुब्बारे की ऊंचाई यच मीटर है, तब कौन से त्रिभुज लोगे पहले ए बी सी में, तब त्रिभुज ए बी सी में tan 60 इक्वल टू tan अगला होता है लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा h बाई x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 इक्वल टू h बाई x, x का इधर मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया √3x इक्वल टू h, डाल दिया इक्वेशन। अब लगा देंगे ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में
एबीडी में लगाएंगे तो कितना लेंगे, 1045 फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे लंब कितना है h और आधार कितना आ जाएगा बच्चों, x प्लस 100, x प्लस 100। देखो इधर h की वैल्यू रख दो, 1045 वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ 1 रख दिया, और h की वैल्यू कितनी √3x, यहाँ √3x रख दिया, √3x, और नीचे कितना है, नीचे आपका है x प्लस 100, x प्लस 100 का 1 में मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 100 बन जाए x प्लस 100, उधर कितना बच गया √3x, ये प्लस का x है, उधर किस में जाएगा माइनस, 100 इक्वल टू हो जाएगा √3x और माइनस x, उधर x कॉमन ले लो, 100 इक्वल टू x कॉमन ले लें तो कितना बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 गुणा में, तो इसके 100 के किस में आ जाएगा भाग में, तो x 100 के भाग में आएगा, इतना ध्यान रखना, 100 के भाग में आ गया √3 माइनस 1। अब कर देंगे क्या, सही में से गुणा, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा होगा, प्लस करके, यानी कि x इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 100 √3 प्लस 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। अब देखना, तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 √3 प्लस 1, इधर देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बात करें, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और बी स्क्वायर बात करें 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 3 में से बन गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करें तो 2 5 4 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 50, अब बात ब्रैकेट में कितना है √3 प्लस का 1, तो ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई √3 प्लस 50 इंटू √3 प्लस 1। पूछा बच्चों क्या गया था, पूछा गया था गुब्बारे की ऊंचाई, तो x की वैल्यू अब यहाँ पर रख दो आकर के, x की वैल्यू कितनी आई है 50 इंटू √3 प्लस 1 है, तो यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण √3 इंटू √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है तो 50, और ब्रैकेट में कितना है √3 प्लस और इक्वल टू कितना है, देखो ध्यान से, ये 50 √3 है, √3 का गुणा कितना होगा 3, और 3 5 जा 50, क्या समझो √3 का गुणा कितना होगा 3 और 5 15, ये आ गया आपका 150, सही है, और यही 50 √3 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 50 √3 का 1 में करो तो 50 √3 बच जाए 50 √, और इक्वल टू कितना है, अब क्या करोगे कि इसमें 50 कॉमन ले लो, और 50 का मतलब तो √3 का मल्टीप्लाई करना था, गलत करेंगे, केवल √3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका करें √3 का 50 बाहर रहने दो, √3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 3, और √3 का 1 में करो, √3 बन जा √3, हाँ √3 बन जा √3, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष पाद के अनुरूप कोण 360 अंश हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भवन है, भवन के शीर्ष से 30 अंश का एंगल बन रहा है, इसी भवन के शीर्ष से ये 60 अंश का अवनयन कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगी। अच्छा, ये पूरी कंप्लीट 60 है तो इतनी कितनी हो जाएगी 60 माइनस h। अब क्या करेंगे कि ट्रायंगल ACD ले लेंगे, इन ट्रायंगल ACD में 10 60 लेंगे, फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब गुणा कितना है 60 और आधार कितना है x, तो हमने 60/x ले लिया, तो tan 60 वाली √3 होती है, तो 60/x और x के प्लेस पर √3 रखेंगे और जहाँ पर √3 वहाँ x रखने हैं, x इक्वल टू आ जाएगा 60/√3, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब ट्रायंगल AB में ले लिया, ट्रायंगल AB इसमें लेंगे tan 30, इसका भी फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 60 माइनस h और आधार कितना है x। अब देखना tan जो 30 वैल्यू होती है, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 60 माइनस h और डिवाइडेड बाई x। अब जो x की वैल्यू आई थी यहाँ पर रख देंगे, तो देखना 1/√3 इक्वल टू 60 माइनस h और जो x की वैल्यू आई है बच्चों वो आई है 60 होल अपान √3, और √3 ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा, या तो इसका इधर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, इसका इधर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, सही है, तो
तो यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60/√3। तो उधर क्या रह गया, उधर आपका रह गया है 60 माइनस का h। अब देखना क्या होगा कि √3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 3 होता है। अब 60 बन जा 60, तो इधर तो 60 बन जा 60 और √3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 3 इक्वल टू कितना चल रहा है, 60 माइनस का h। समझने की कोशिश करना, 3 2 जा 6, कहने का मतलब 20 ये आ गया। तो 20 इक्वल टू बच्चों हो गया, 20 इक्वल टू हो गया 60 माइनस का h। ये प्लस 60 है, इधर किस में आ जाएगा, -60। तो 20 माइनस 60 इक्वल टू आ गया माइनस का h। अब 60 में से अगर 20 को हटा दें तो कितना रह जाएगा, माइनस का 40। तो माइनस का 40 इक्वल टू आ गया माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू फाइनली आ गई है 40 मीटर। कितनी आ गई है, 40 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके मीनार की ऊंचाई थी वो 40 मीटर थी, जबकि भवन कितना ऊंचा था, 60 मीटर ऊंचा था। ठीक है, ठीक है। देखते हैं अच्छा इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या बोला गया है, ये देखिए। बोला गया किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर था, ऊपर की ओर एक अन्य बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का। तो देखते हैं कि जो मीनार खड़ी होगी कहाँ खड़ी होगी, किसी आधार पर खड़ी होगी। ये आधार है और इस पर क्या खड़ी होगी, मीनार। ठीक है, बता रहा है किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मान लीजिए भूमि पर स्थित एक ये बिंदु है कि ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर तो मीनार खड़ी कर दी, इस बिंदु पर क्या खड़ी कर दी, मीनार। ठीक है, तो इस मीनार से इस भूमि पर इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, ये आपका है 60 डिग्री। फिर बोला एक अन्य बिंदु से। अच्छा, अन्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर एक बिंदु पर मीनार को खड़ा कर दिया तो अन्य बिंदु तो यही हुआ ना, ये इस पर मीनार खड़ी हुई है तो अन्य बिंदु यही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक अन्य बिंदु पर जो है ना पहले से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर था, अन्य बिंदु उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस पहले बिंदु से ऊर्ध्वाधर था, ऊर्ध्वाधर में ऊपर की ओर, और कितने मीटर ऊर्ध्वाधर था, 10 मीटर ऊर्ध्वाधर था। तो यहाँ पर 10 मीटर हम देख लेंगे, 10 मीटर ऊर्ध्वाधर। ऊपर की ओर जो एंगल यहाँ पर बनेगा इसके पहले लाइन खींच लेंगे, ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बताया गया है। तो यहाँ पर एंगल हमने 45 डिग्री का बना दिया, सही है। फिर बोल ये रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या थी। माना मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो ये मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली। अब आप ये देखिए, इसको नाम दे दिया a, ये नाम हो गया b, इसका नाम हो गया c, और इसका नाम हो गया d, और इसका नाम क्या हो गया e। अच्छा, ये पूरी लेंथ अगर हम x मीटर मानते हैं तो ये नीचे वाली भी लेंथ कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। नीचे वाली भी लेंथ कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। अब आप ये देखना ध्यान से, पूरी लेंथ h मीटर है, ये 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ये भी 10 मीटर हो जाएगी। पूरी h होने के कारण 10 h में से 10 को हटा दो तो ऊपर वाली लेंथ मालूम हो जाएगी। ऊपर वाली लेंथ कितनी हो गई, h माइनस 10 मीटर, ये ऊपर वाली लेंथ हो गई। अब इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, पहले तो ये लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। यहाँ लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो अब जो है ट्रायंगल लेंगे, तब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ACD। कौन सा ले लेंगे, ACD। ट्रायंगल ACD में लेंगे tan 60। फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अच्छा, इसमें लंब कितना है, h, और आधार कितना है, x। तो ये हो जाएगा h/x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ रख देंगे √3 इक्वल टू h/x। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अगर इससे आगे भी बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। देखो कैसे, यहाँ पर √3 x का √3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, √3x इक्वल टू कितना हो गया, h। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी h/√3। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लेंगे हम ABE। अब ट्रायंगल ABE में अब ट्रायंगल ABE में तो जब ट्रायंगल ABE लेंगे तो इसमें ले लेंगे tan 45 डिग्री। फार्मूला वही लगेगा लंब बटे आधार। तो लंब तुम्हारा है h-10, लंब है h-10, और आधार कितना है x। tan 45 वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू हो गया h-10, और आधार कितना हो गया, आधार आपका वही हो गया, कितना हो गया, x। अब क्या है कि x बन जा x इक्वल टू कितना हो गया, h-10। अब x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू जो आई थी h/√3, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे h/√3।
√3 h/√3। तो h/√3 इक्वल टू आ गया h-10। अब क्या h को एक तरफ ले आएंगे, -10 पहले इधर ले आइए, -10 इधर किस में आ जाएगा, +10 में। तो उधर कितना रह गया, उधर रह गया h, और ये प्लस का h/√3 उधर किस में चला गया, माइनस में, माइनस का h/√3। अब इधर देखना ध्यान से, 10 इक्वल टू हो जाएगा √3 का अगर h में मल्टीप्लाई किया जाए तो √3h, और इधर हो जाएगा माइनस का h, और होल अपान कितना चला है, होल अपान चला है √3 का अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10√3, और उधर क्या करना है, h कॉमन ले लेते हैं हम, इधर हमने h कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना रह गया, ब्रैकेट में रह गया √3 माइनस का 1। तो अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू निकालना चाहें तो h इक्वल टू आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा √3, ये 10√3, h इक्वल टू आ जाएगा 10√3 और होल अपान 10√3 होल अपान √3 - 1। अब क्या है कि √3 - 1 का, √3 - 1 है तो √3 + 1 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो √3 + 1 का ऊपर नीचे हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार √3 + 1 का ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लिकेशन। तो √3 + 1 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब इसका भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और √3 का अगर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। नीचे देखें तो ये -b + b होता है, a² - b² था, √3 का स्क्वायर 3, अब 1 का स्क्वायर 1, 3 में से बन गया कितना बचेगा 2, तो 3 में से बन गया 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 2 5 या 10, तो h इक्वल टू आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस का √3 मीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अनुकोण 30 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि मीनार बड़ी होगी और मकान छोटा होगा। तो देख लीजिए मीनार मकान दोनों कहाँ खड़े होंगे, आधार पर खड़े होंगे। ये है आधार, तो यहाँ पर जो है मकान को खड़ा कर दिया, जो मकान छोटा होगा। 50 मीटर ऊंचा है मकान, और मीनार कितनी ऊंचाई की है वो नहीं मालूम है, तो हम ये मान लेंगे कि मीनार जो है 1 मीटर ऊंचाई की है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार, और इसके पैरेलल लाइन खींची है तो हमें यहाँ पर एंगल बनेगा। अब वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, जो बोला जा रहा है वही बोला जा रहा है, मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अनुकोण। अच्छा, मकान की छत का अनुकोण कितना है, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे, और इसके आधार का अनुकोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। बोला ये कि मैंने मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। माना कंप्लीट मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h मीटर। आइए 50 मीटर है तो ये भी कितना होंगे बताइए, 50 मीटर। ये 50 तो ये भी 50 हो गया। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h - 50, h - 50। अब देखो इसको हम नाम नेमिंग दे देंगे A B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, और यहाँ पर क्या नेमिंग दे देंगे E। ये B पॉइंट है, और जो ये डिस्टेंस मालूम नहीं होती है इस डिस्टेंस को हम कह दिया करते हैं यक्स। क्या कह दिया करते हैं, यक्स। ठीक है, तो हमने माना क्या है, आखिर हमने माना है कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, अब लिखना भी पड़ेगा। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो अब कौन सा ट्रेंगल लेंगे, तब ट्रेंगल लेना पड़ेगा ACD। ट्रेंगल लेना पड़ेगा हमको ACD। ACD में कौन सा एंगल चल रहा है, 60। तो हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, फार्मूला तो मालूम ही है, लंब बटे आधार। तो लंब है आपका h और आधार आपका कितनी है, x, और tan 60 की वैल्यू कितनी रहती है, वो रहती है √3। तो √3 इक्वल टू कितना हो गया, h/x। x का अगर इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, √3x। तो √3x इक्वल टू h, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ट्रेंगल ले लेंगे ABE। तो अब ट्रेंगल ABE में, अब ट्रेंगल ABE में, AB में कौन सा एंगल चल रहा है, AB में चला है tan 30 लेंगे। फार्मूला वही लगेगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, जो परपेंडिकुलर है वो h - 50 है, और आधार कितना है, x है। tan 30 वैल्यू कितनी रहती है, 1/√3। तो x की भी इधर मल्टीप्लाई कर दें, 1/√3x। इधर कितना रह गया, उधर रह गया h - 50। तो आप इधर देखिएगा जो x की वैल्यू निकली है वो √3x निकली है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर √3x रखते हैं तो कितना मिलेगा, tan 30 वैल्यू ऊपर, तो tan 30 नहीं, इसमें tan 60 था AB में,
ऊपर tan 60 था तो एच बाई एक्स आया है, और ए बी में देखें तो tan 30 है, वैल्यू 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर बाई नीचे बेस तो h माइनस 50/x आ गया। एक्स का इधर मल्टीप्लाई किया, अब एक्स की ही वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी हमको, या एच की वैल्यू रखनी पहले, तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी वो h/√3 निकलेगी। कितनी निकलेगी? h/√3। तो देखिए इधर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे h/√3 इक्वल टू h माइनस का 50। और ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से सिंस लिया है तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समझने की कोशिश करना। देखो क्या है कि √3 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 3, तो यहाँ तो हो गया h/3, और उधर कितना हो गया? h माइनस का 50। अगर 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3h और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 3h और 3 5 जा होता है 15। कहने तो 1 टाइम 0 भी है पीछे है, लगा दिया। इधर देखें तो h माइनस का 3h, h माइनस का 3h और इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 150। तो क्या होगा? 3h में से 1 टाइम h चला गया तो माइनस का 2h, माइनस का 2h इक्वल टू माइनस का 150। पॉइंट माइनस माइनस कैंसिल, और 2 7 जा होता है 14 और 2 5 जा होता है 10। तो h की वैल्यू जो बच्चों आ गई वो आ गई 75 मीटर। h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है? 75 मीटर। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना कैसा है उसको देखते हैं। ध्यान समझना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है उसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ये गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, तो केबल टावर बड़ा होगा। देखिए ध्यान से, अगर ये भवन है और ये आधार है भवन का, तो केबल टावर का भी आधार यही रहने वाला है, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों चीज़ें खड़ी होती हैं। इस आधार के समांतर हमने एक लाइन ये खींच दी। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है, तो इसकी भी ऊंचाई यहाँ से कितनी हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी। ये जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई मालूम नहीं है, तो इसकी ऊंचाई कितनी मान लेंगे? h मीटर मान लेंगे। अब जो बोला जा रहा है उस पर विशेष ध्यान रखना। ये डिस्टेंस चूँकि मालूम नहीं होती है तो इस डिस्टेंस को क्या मान लेंगे हम? x मीटर, और इस डिस्टेंस को भी हम क्या कह देंगे? x मीटर। क्या कह देंगे? x मीटर। देखिए ध्यान से, बोला ये गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, ये भवन का शिखर है, केबल टावर का शिखर है, तो इन दोनों का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है? इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। आगे जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि इसके पाद का उन्नयन कोण किसके? केबल टावर के 45 डिग्री है। तो ये केबल टावर है, ये केबल टावर है, इसका पाद ये हुआ, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, अवनयन कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर जो है अवनयन कोण हम बना देंगे 45 डिग्री। अच्छा, ये डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई? x हो गई। ठीक है, बोला गया इसकी टावर की ऊंचाई जाती है, माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है। अब इस ट्रेंगल का नाम दे दीजिए, इसका नाम p दिया, इसका नाम q दिया, इसका नाम r दिया, p q r, और इसका नाम s दिया, और इसका नाम क्या दे दिया? t दे दिया। तो माना केबल टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर। यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है। माना केबल टावर की ऊंचाई केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो ये बच्चों ने केबल टावर की ऊंचाई मान ली। तो अब कौन सा ट्रेंगल लेना पड़ेगा? सीधी सी बात है, पहले ट्रेंगल पी क्यू टी ले लेते हैं। अब ट्रेंगल पी क्यू टी में तो अगर ट्रेंगल पी क्यू टी लेते हैं, अगर ट्रेंगल पी क्यू टी लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा हमको? tan 60 लेना पड़ेगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। तो सिंस इसमें लंब हो कितना जाएगा? ये हो जाएगा h माइनस 7। तो पूरी हाइट h है, ये 7 है, तो h माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 7 और आधार कितना है? x। tan 60 की जो वैल्यू रहती है वो रहती है √3, तो √3 इक्वल टू आ गया h माइनस 7 डिवाइडेड बाई x। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी निकलेगी? x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों h माइनस 7 और डिवाइडेड बाई √3। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको कितना डाल देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रेंगल कौन सा लेंगे? अब ट्रेंगल ले लेंगे SRT। अब ट्रेंगल ले लेंगे SRT में। तो
तो SRT में देखें तो कितना मिल रहा है, SRT में देखें तो 1045 मिल रहा है। फार्मूला वही होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 7 और आधार कितना है x। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 7 बाई एक्स, एक्स बन जा x इक्वल टू कितना हो गया बताइए, x इक्वल टू हो गया 7। अब जो x इक्वल टू 7 हुआ है ना, तो ये 7 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 की तरफ ध्यान देना, समीकरण 1 में है क्या, x इक्वल टू गिवन वैल्यू है h माइनस का 7 और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई है √3, डिवाइडेड बाई √3 है। अच्छा x की वैल्यू कितनी है, x वैल्यू 7 है। 7 का अगर √3 में मल्टीप्लाई कर दें तो 7 √3 होगा, उधर कितना है h माइनस 7 इधर किस में आ जाएगा, -7 इधर आ जाएगा प्लस में, किस में आ जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 7 √3 प्लस का 7, उधर कितना रह गया h, हमें तो h चाहिए। तो h इक्वल टू 7 अगर कॉमन ले लिया जाए इससे, 7 अगर इससे कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा √3 + 1 मीटर। 7 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा √3 + 1 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ ध्यान देना। 28 में बोला गया है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। तो एक व्यक्ति एक जहाज की डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है उस पर खड़ा है। तो पानी की सतह तो नीचे होगी, मान लो ये है पानी की सतह, जहाज की डेक जो है 10 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये जहाज की डेक हो गई जो कि 10 मीटर की ऊंचाई पर है। जहाज की डेक को अगर थोड़ा बड़ा बनाना चाहे बड़ा भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमने जहाज की डेक को 10 मीटर ऊंचाई पर बना दिया, ये जहाज की डेक हो गई। अच्छा, इसके पैरेलल लाइन खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं। और पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी तो यहाँ से आधार से जाएगी, तो पहाड़ी ये पूरी पहाड़ी ही है, ये कंप्लीट पहाड़ी है। बोला ये गया है कि एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, ठीक है। फिर यदि वह पहाड़ी के शिखर का अवनकोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनकोण 30 डिग्री देखता है। शिखर का अवनकोण 60 डिग्री देखता है, व्यक्ति ये खड़ा हुआ है, ये शिखर का अवनकोण कितना देखता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो अवनकोण बनेगा बच्चों वो बनेगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 60 डिग्री एंगल बना दिया। और जो पहाड़ी के आधार का अवनोन कोण देखता है वो कितना देखता है, अवनोन कोण जो देखता है वो देखता है 30 डिग्री। तो यहाँ ये पहाड़ी है, पहाड़ी का आधार है, और इस पहाड़ी के आधार से अवनोन कोण बनेगा 30 डिग्री। यहाँ पर जो अवनोन कोण बन गया वो बन गया 30 डिग्री। ये पहाड़ी के आधार का अवनोन कोण बन रहा है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। बोला क्या गया है, बोला ये गया जहाज, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज यहाँ पर सतह पर चल रहा था, तो जहाज से इस पहाड़ी की दूरी, माना जहाज से पहाड़ी की दूरी जो है वो x मीटर है। और फिर पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात करने को बोली है, और तो मान लेंगे पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो है h मीटर। माना पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो कितनी है h मीटर। अच्छा ठीक है, अब इनको हम नाम दे देते हैं। नाम दे रहे हैं A, और इसका नाम दे दिया B, और इसका नाम दे दिया C, ये है D, ऊपर वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है। अगर ये x मीटर डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी x मीटर, ठीक है। अगर ये 10 है तो ये ऊपर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पूरी h थी, ये हो जाएगी आपके तो फिर h माइनस 10 मीटर, h माइनस 10 मीटर हो जाएगी इतनी डिस्टेंस, ठीक है। अब हम निकालते हैं ये डिस्टेंस केवल इतनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी हाइट h है, और इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी h माइनस 10 होगी। पूछा ये गया है कि पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई h है तथा इसके सतह से इसकी जो डिस्टेंस है जहाज से पहाड़ी के आधार की दूरी जो है वो x मीटर है। तो हम सीधे ये लिख देंगे, माना CD = x, और जो पहाड़ी की ऊंचाई थी AC = h मीटर। माना CD = x, हम लिख देंगे माना CD = x मीटर तथा माना CD = x मीटर तथा AC = h मीटर। AC क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई है, जो कि हमने मान लिया h मीटर है। अच्छा, अब हम टेंगल लेके चलेंगे, तो कौन से टेंगल लेंगे, पहले हम टेंगल लेंगे ABE। अब ट्रेंगल ABE में, अब ट्रेंगल ABE में तो जो ट्रेंगल AB लेंगे तो हम ले लेंगे tan 60। tan ही क्यों लिया, क्योंकि लंब मालूम है और आधार मालूम है। फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखें तो लंब कितना है h माइनस 10, और आधार कितना है, आधार है x। tan 60 की वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम रहती होगी कि √3 होती है।
और यहाँ पर तो एक्स रखा रहने देंगे, तो एच माइनस 10 और डिवाइडेड बाई एक्स। अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एच माइनस 10 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा √3, एच माइनस 10 डिवाइडेड बाई √3। अच्छा बच्चों, इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे? ट्रायंगल लेंगे CDE। अब ट्रायंगल CDE में, अब ट्रायंगल CDE में देखें तो क्या लेना पड़ेगा? tan 30 लेना पड़ेगा। फार्मूला वही वाला लगेगा, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है? लंब देखें तो इसमें 10 है और आधार कितना है? x है। तो इसको हमने लिख दिया 10/x। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर यहाँ से रखना चाहें तो यहाँ से ही रख सकते हैं, नहीं तो पहले tan 30 की वैल्यू रखिए जो कि होती है 1/√3। तो 1/√3 और जो इक्वल टू में चल रहा है वो चल रहा है 10/x। अब क्या करेंगे कि x वैल्यू जो यहाँ पर निकली है वो रख देंगे। तो पहले x का मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और इंटू x इक्वल टू 10। तो 1/√3 और इंटू x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू आपकी है h माइनस 10 और डिवाइडेड बाई √3, h माइनस 10 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू कितना चल रहा है? 10। समझने की कोशिश करना। इसमें क्या करेंगे कि √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 होगा और 3 10 जा कितना होता है? 30। तो कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा h माइनस 10 इक्वल टू √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 और 3 10 जा कितना होता है? 30। तो इधर हो गया 30। तो हमने देखा कि h की जो वैल्यू बच्चों आ गई वो आ गई 30 और ये माइनस 10 उधर किस में चला जाएगा? प्लस में। तो 30 में अगर 10 को जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के वैल्यू जो पहाड़ी की ऊंचाई है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन, वो कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। हाइट ऑफ माउंटेन कितनी आ जाएगी? 40 मीटर, 40 मीटर। अच्छा, अब उसने ये भी तो बोला था कि जहाज से पहाड़ी के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 से। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। सीधी सी बात यह है कि अगर h की वैल्यू निकल आई है तो h की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10 और √3। तो 40 में से 10 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 30। तो 30/√3 और √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे? परिमेयकरण। तो √3 का जब ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे तो 30√3 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना बच्चों बच जाएगा? नीचे बच जाएगा आपका 3 10 जा कितना होता है? 30। तो आधार की जो दूरी आ गई है वो आ गई है 10√3 मीटर, ये आ गई है 10√3 मीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, उसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। तो प्लीज़ पहले नोट इट डाउन। ठीक, देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29। संलग्न आकृति में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की घूम से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का कोण 60 डिग्री से घटकर के 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, इसकी आंख पर जो उन्नयन कोण बना है गुब्बारे का वो 60 डिग्री का बना है। कुछ समय बाद जो गुब्बारा उड़ करके यहाँ पर आ जाता है तो इसी का जो उन्नयन कोण घट करके रह जाता है वो 30 डिग्री रह जाता है। तो गुब्बारे द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी तय की गई है वो हमको दूरी निकालनी है, अर्थात कुल मिला के हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे कि AQ को हमने x माना है और जब AQ x है तो ये बताएं तो इसके सामने वाली जो डिस्टेंस रहेगी अर्थात जो PB रहेगी वो भी x हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर जो है PB भी x हो गई। फिर हम PQF लेंगे। ट्रायंगल PQF में सबसे पहले एंगल कौन सा है? 60। तो यहाँ पर ले लेंगे tan 60। फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब 87 है और आधार यहाँ पर PF ही रहेगा। तो tan 60 वैल्यू कितनी होती है? tan 60 वैल्यू होती है √3 और उधर हमने 87 √3 और इधर हमने रख लिया 87 और नीचे कितना चला है? PF। अब क्या है कि अगर PF की वैल्यू निकालेंगे तो PF इक्वल टू हो जाएगा 87 और डिवाइडेड बाई √3। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? अब ट्रायंगल ले लेंगे हम AB और F में, इन ट्रायंगल ABF में। जब ट्रायंगल ABF लेंगे तो इसमें एंगल कौन सा आ रहा है? इसमें एंगल आ रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ ले लेंगे tan 30 डिग्री। फार्मूला वही लगेगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है? लंब है 87 और आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा x प्लस PF। अब PF की वैल्यू रख देंगे, लेकिन इससे पहले tan 30 की वैल्यू रखेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 87, नीचे x प्लस PF की वैल्यू कितनी निकली है? 87/√3। तो यहाँ हमने रख दिया 87/√3। 87/√3 का इधर अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 1/√3 का अगर x में करें तो कितना हो जाएगा? 1/√3 इंटू x।
और 1/√3 का अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 87 और डिवाइडेड बाई √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू, अब इधर क्या है इसका तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अगर नीचे इसके 1 माना जाए 1 तो कितना हो जाएगा, इसका पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 का 87 में करेंगे कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। देखते हैं। अच्छा यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 3 2 जा 6 3 9 जा 27। या तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो इस प्रकार नहीं तो इस प्रकार भी इसको किया जा सकता है कि अगर 87 का √3 मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 87√3, यहाँ पर आ जाएगा 87√3 इक्वल टू यक्स का वो 1 का अगर इधर करें तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा यक्स प्लस 87/√3। अब अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, अर्थात ये हो जाएगा 87/√3 और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 87/√3। अब क्या है कि देखिए एक्स इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3 और 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 3 8 जा √3 गुणा 3 होगा 3 7, या हम ऐसा कहें कि 87 और मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 87 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा √3। ऊपर अगर हम एक्स कामन ले लें तो कामन तो मिल जाएगा, या हम 87 कामन ले लें, एक्स को रहा नहीं, अगर 87 कामन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 3 - 1 और नीचे कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं परिमेय करने तो हमने इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 में से बन गया तो 2, अर्थात ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा 87 और साथ में यहाँ पर 2 रह गया है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू √3। अच्छा नीचे कितना रह गया, नीचे जो आपका हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3, तो अब 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 दूनी 6 2 3 9 27 और 29 दूनी कितना होता है 58, 29 दूनी कितना होता है 58। तो फाइनली जो हमारा आंसर बना जा करके वो कितना बना जा करके यहाँ पर हम आंसर यहाँ लिखते हैं, तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 29 दूनी 58 अर्थात 29 टू जो होता है 58, तो 58√3 मीटर, ये फाइनली हमारा आंसर बन गया जाके, अर्थात ये क्या आ गया, ये आ गया गुब्बारे द्वारा तय की गई डिस्टेंस, गुब्बारे द्वारा तय की गई डिस्टेंस। ठीक है, ठीक देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29, संलग्न आकृति में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की घूम से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का कोण 60 डिग्री से घटकर के 30 डिग्री हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, इसकी आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है गुब्बारे का वो 60 डिग्री का बन रहा है। कुछ समय बाद जो गुब्बारा उड़ करके यहाँ पर आ जाता है तो इसी का जो उन्नयन कोण घट करके रह जाता है वो 30 डिग्री रह जाता है। तो गुब्बारे द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी तय की गई है वो हमको दूरी निकालनी है, अर्थात कुल मिला के हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे कि ए क्यू को हमने एक्स माना है और जो ए क्यू एक्स है तो ये बताएं तो इसके सामने वाली जो डिस्टेंस रहेगी अर्थात जो पी बी रहेगी वो भी एक्स हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर जो है पी बी भी एक्स हो गई। फिर हम पी क्यू एफ लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एफ में सबसे पहले एंगल कौन सा है 60, तो यहाँ पर ले लेंगे tan 60। फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब 87 है और आधार यहाँ पर पी एफ ही रहेगा। तो tan 60 वैल्यू कितनी होती है, tan 60 वैल्यू होती है √3 और उधर हमने 87 √3 और इधर हमने रख लिया 87 और नीचे कितना चला है पी एफ। अब क्या है कि अगर पी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो पी एफ इक्वल टू हो जाएगा 87 और डिवाइडेड बाई √3, इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, अब ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी और एफ में, इन ट्रायंगल ए बी एफ में। जब ट्रायंगल ए बी एफ लेंगे तो इसमें एंगल कौन सा आ रहा है, इसमें एंगल आ रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ ले लेंगे tan 30 डिग्री। फार्मूला वही लगेगा लंब बटे आधार, तो लंब इसमें कितना है, लंब है 87 और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा एक्स प्लस पी एफ। अब पी एफ की वैल्यू रख देंगे, लेकिन इससे पहले tan 30 वैल्यू रखेंगे। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 87, नीचे एक्स प्लस पी एफ की वैल्यू कितनी निकली है 87/√3, तो यहाँ हमने रख दिया 87/√3।
87/√3 का इधर अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 1/√3 का अगर एक्स में करें तो कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू एक्स, और 1/√3 का अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 87 और डिवाइडेड बाई √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू, अब इधर क्या है इसका तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अगर नीचे इसके 1 माना जाए 1 तो कितना हो जाएगा, इसका पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 का 87 में करेंगे कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। देखते हैं, अच्छा यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, या तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो इस प्रकार नहीं, इस प्रकार भी इसको किया जा सकता है कि अगर 87 का √3 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 87√3, यहाँ पर आ जाएगा 87√3 इक्वल टू यक्स का वो 1 का अगर इधर करें तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा यक्स प्लस 87/√3। अब अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, अर्थात ये हो जाएगा 87/√3 और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 87/√3। अब क्या है कि देखिए एक्स इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3, और 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 8 जा √3 गुणा 3 होगा, 3 7, या वैसा कहें कि 87 और मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 87 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा √3। ऊपर अगर हम एक्स कामन ले लें तो कामन तो मिल जाएगा, या हम 87 कामन लेंगे, एक्स को ज़्यादा नहीं, अगर 87 कामन ले लें तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 - 1, और नीचे कितना चल रहा है, नीचे चल रहा है √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं परिमेय करने करना, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 में से बन गया तो 2, अर्थात ये आ जाएगा 87, ये आ जाएगा 87 और साथ में यहाँ पर 2 रह गया है, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू √3, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू √3। अच्छा नीचे कितना रह गया, नीचे जो आपका हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 3, तो अब 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, और 29 दूनी कितना होता है 58, 29 दूनी कितना होता है 58। तो फाइनली जो हमारा आंसर बना जा करके वो कितना बना जा करके यहाँ पर हम आंसर यहाँ लिखते हैं, तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 29 दूनी 58, अर्थात 29 2 जा होता है 58, तो 58√3 मीटर, ये फाइनली हमारा आंसर बन गया जाके, अर्थात ये क्या आ गया, ये आ गया गुब्बारे द्वारा तय की गई डिस्टेंस, गुब्बारे द्वारा तय की गई डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में क्या बोला गया है, बोला गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार पहले बना लेंगे, ये मीनार हो गई, ये सीधा राजमार्ग होगा जो मीनार के पाद तक जाता है, समझ रहे हो। ये क्या बोला, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनयन कोण पर देखता है, तो इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो 30 अंश के अवनयन कोण पर एक कार को देख रहा है, किसको देख रहा है बच्चा, एक कार को, कितने अवनयन कोण पर 30 डिग्री के अवनयन कोण पर। फिर क्या बोला गया है, देखिए जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब क्या है कि 6 सेकंड बाद कहें तो 6 सेकंड बाद जो अवनमन कोण हो जाएगा 6 सेकंड बाद, वो मान लो यहाँ पर कार पहुँच गई, तो यहाँ जो उसका अवनमन कोण हुआ वो कितना हो गया जाके, वो हो गया जाकर के 60 डिग्री, तो यहाँ पर अवनमन कोण हो गया जाकर 60 डिग्री। फिर क्या पूछा गया है, फिर ये पूछा गया है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में तय की गई दूरी, मान लीजिए ये तय की गई दूरी जो है वो तय की गई दूरी में लगा समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा वो ज्ञात करना है, तो मान लो t सेकंड समय लगा, कितना लगा t सेकंड। अब देखो हम मीनार का नाम देते हैं, मीनार ए बी थी, और नीचे वाले डिस्टेंस का नाम देते हैं, यहाँ पर c और यहाँ पर d। तो हमने मीनार की ऊंचाई हालांकि में निकालनी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, हमें तो समय निकालना है, तो माना बी सी, तो सी से लेकर बी तक जाने में लगा समय t सेकंड है। ठीक है, माना कार को बिंदु सी से बी तक जाने में लगा समय, बिंदु सी से बिंदु बी तक जाने में लगा समय, जाने में
लगा समय t सेकंड है, जाने में लगा समय कितना है t सेकंड है। तो अब कौन सा ट्रेंगल ले लें बताओ? तब ट्रेंगल देखो, तब ट्रेंगल ले लेंगे ABC, तब ट्रेंगल ABC में ले लिया। खूब दिखता होगा कि कौन सा एंगल लेना चाहिए, 1060। फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें देख लीजिए लंब कितना है। अगर लंब की बात की जाए तो लंब h है और आधार कितना है, t है कि नहीं है। तो यहाँ पर h/t रख देंगे, यहाँ पर कितना रख देंगे, h/t। यहाँ पर देखना tan60 की वैल्यू कितनी होती है, tan60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू हो गया h/t। ठीक है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो √3t हो गया। ठीक है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हो गया √3t और इक्वल टू कितना हो गया h। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो ट्रेंगल लेंगे वो हम ट्रेंगल ले लेंगे, कौन सा, वो हम ट्रेंगल ले लेंगे ABD। कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे, ABD। अब ट्रेंगल ABD में तो जब ट्रेंगल ABD लेंगे तो लेंगे tan 30। फार्मूला वही होता है लंब बटे आधार। तो h/ आधार में कितना आ जाएगा 6 + t। और tan 30 वैल्यू कितनी होती है, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू √3t निकला है, तो यहाँ पर √3t रख देंगे और नीचे कितना है 6 + t। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 + t का मल्टीप्लाई अगर 1 में करें तो ये आ जाएगा 6 + t इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई करें तो 3t आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये +t है उधर किस में जाएगा, -t में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3t - t और इधर कितना बच गया है 6। और 3t में से अगर 1 टाइम t निकाल दें तो कितना बचेगा 2t इक्वल टू 6, तो 2 3 जा 6, तो t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू आ गया 3 सेकंड। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जो C से B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय था वो केवल 3 सेकंड था। कितना था, 3 सेकंड था। यहाँ पर हम थोड़ा गहरा लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए, समझ रहे हो। तो 3 सेकंड का समय लगा।